चलिए बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। हमने फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ा था हल्का सा ऊपर ऊपर से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़। तो हमने पढ़ा था कि इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड आता है ना। ये चारों टाइप की चीजें आती है। इसके अलावा जो हम कंज्यूमेबल्स वगैरह होते हैं वो भी इन्वेंट्री में आता है, लेकिन कोई मशीनरी का स्पेसिफिक मशीनरी का स्पेयर पार्ट्स है जो मशीन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आता है, वो हम इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कुछ चीजों पर अप्लाई नहीं होता है, जैसे AS 7 पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर WIP के लिए अप्लाई नहीं होता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर अप्लाई नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह है, स्टॉक इन ट्रेड है अगर शेयर्स वगैरह तो उस पर अप्लाई नहीं होता है। प्रोड्यूसर इन्वेंट्री में था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर भी अप्लाई नहीं होता है। ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद मेन बात ये आ रही थी कि हम इसको कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पर वैल्यू करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? कॉस्ट, है ना, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और फिर उन दोनों को कंपेयर करके जो भी कम है उस पर वैल्यू हम करते हैं। तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, ये बात हमारी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स वगैरह पर, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड पर तो सीधा सीधा अप्लाई हो ही जाती है। बट जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि रॉ मटेरियल हम बेचने वाले नहीं है, तो रॉ मटेरियल को हम कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लेस पर तभी करेंगे जब उसका फिनिश गुड्स जो माल बन के तैयार होगा वो भी कम में बिक रहा है। फिनिश गुड्स अगर कॉस्ट से ज्यादा में बिक रहा है तो आप रॉ मटेरियल को कॉस्ट पर ही वैल्यू करेंगे, क्योंकि उसका मतलब ये है कि हमारी कॉस्ट रिकवर हो रही है, इवन दो कॉस्ट हमारी ज्यादा है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है रॉ मटेरियल की, फिर भी क्योंकि रॉ मटेरियल हमने बेचना तो है नहीं, हमने क्या बेचना है? फिनिश गुड्स, और वो हमारी कॉस्ट से ज्यादा में बिक रहा है, इसका मतलब कॉस्ट रिकवर हो रही है हमारी। तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पर उस समय हम नहीं देखेंगे, कब? जब हमारा फिनिश गुड ज्यादा में बिक रहा है। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस हम तभी देखेंगे जब फिनिश गुड्स हमारा लॉस में बिक रहा है, एक तरीके से ऐसा मानकर चलिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। कॉस्ट में क्या क्या आता है इन्वेंट्री की कॉस्ट में? तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में तीन चीजें आती है, एक तो परचेज प्राइस, एक कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और एक अदर कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आता है? जो भी खरीदने में फ्रेट और जो उसके परचेज प्राइस के लिए पेमेंट करते हैं, बस उसमें ट्रेड डिस्काउंट और जो भी टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है वो नहीं आता, जैसे GST का ITC मिल जाएगा तो नहीं आएगा। और दूसरा आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आता है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट लेबर वगैरह तो वेरिएबल एक्सपेंस होते ही हैं। जो फैक्ट्री के ओवरहेड होते हैं इन्हें भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, हमने पढ़ा था, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को तो हम आउटपुट के रेशो में बांट देते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है उनको हम नॉर्मल कैपेसिटी के रेशो में बांटते हैं, बट इन केस ऑफ एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन एक्चुअल आउटपुट के रेशो में ही बांटते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हमने काफी देखा था। अदर कॉस्ट हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए खर्चा होता है वो भी हमारा कॉस्ट में जुड़ जाता है। कुछ इन्वेंट्री में से इन्वेंट्री में नहीं आएगा, वो एक्सक्लूजन भी हमने पढ़ा था, जैसे एबनॉर्मल लॉस वगैरह नहीं आएगा, स्टोरेज कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह नहीं आएगा। ये सब हमने पढ़ा था। और अब हम आगे पढ़ते हैं। फीफो जो हमारा मेथड है, हमारे पास जो अगर हमारा माल रखा हुआ है तो उसमें फीफो लीफो वगैरह भी सब मेथड हो सकते हैं, उन सब के बारे में भी हमने बात नहीं करी। अब हम बात करते हैं कि वैल्यूएशन कैसे होगी इन्वेंट्री की। जैसे हमारे पास रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स कोई भी चीज है, मान लिया हमारे पास, तो हमने माल खरीदा 1000 यूनिट या 1000 किलो 2 रुपए के हिसाब से, फिर हमने खरीदा 2000 किलो 2 रुपए 10 पैसे के हिसाब से। अब माल रखा हुआ है हमारे पास 1200 किलो, सपोज 1200 किलो स्टॉक में,
अब वो 2 रुपए के हिसाब से वैल्यू करें, 2 रुपए 10 पैसे के हिसाब से करें, या क्या वैल्यूएशन करें, वहां पर दिक्कत आ जाएगी जब मल्टीपल परचेजिंग या मल्टीपल कॉस्ट है हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड आप लगा सकते हो। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है? जब माल हमारा ऐसा है कि हमें पता है ये वाला माल इस रेट का ही आया हुआ है, यहां से आया हुआ है, इस रेट का, उसे देखकर आप अलग से पहचान सकते हैं। तो उसे वो बेस्ट है कि जब हमें पता ही है कि ये वाला माल यहीं से आया है, तो उसका नाम, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगा सकते हैं। डायरेक्टली हम कॉस्ट से स्पेसिफिक आइटम को लिंक कर सकते हैं। हमें पता है कि भैया यही खर्चा है, तो ये कब हम अप्लाई करेंगे मेथड? In case purchase of item is specifically segregated for a specific project and is not only interchangeable। मान लिया हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए माल खरीदा है और उसको इधर उधर कहीं मिक्स नहीं करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि भैया यहाँ पर आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगा सकते हैं। दूसरा, इन केस ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड एंड सेग्रीगेटेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, वही अगर आपका माल कुछ ऐसा है स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग किया गया है या स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज होगा, तो ये वाला मेथड आप लगा सकते हैं। मल्टीपल यूजेस है और फिर बार बार माल खरीदोगे, हमें पता तो है वहां से आ रहा है, लेकिन हमेशा एक ही रेट का माल तो आएगा नहीं, वहां से भी माल बदला जाएगा, रेट बदलेगा, तो फिर दिक्कत आएगी। दूसरा, अगर ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होती है, पहले तो हम यही देखेंगे, अगर सिचुएशन ऐसी है कि हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगा सकते हैं तो वही लगाएंगे, और अगर वो नहीं लगा सकते हैं तो हमारे पास फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड है। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो लीफो भी होता है, बट वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीफो कहता है नहीं, आप या तो फीफो लगाइए या वेटेड एवरेज मेथड। देखिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप बताइए ना, फी आप क्या करते हैं ज्यादातर, 99% केस में क्या होता है, जो माल आपका पहले बना या पहले खरीदा, पहले उसे तो यूज करेंगे आप, या उसे रोक कर रखेंगे, पुराने को यूज करते रहेंगे और नया आप रोक कर रखेंगे। आपने पेस्ट्री बनाई तो आप क्या करोगे, जो कल की पेस्ट्री बची है उसे रोक कर रखोगे, नई पेस्ट्री बना करके आप दोगे। कैसे करते हैं हम? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पुराना माल पहले बन गया पहले उसे तो इशू करोगे आप। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, नया ही इशू करते रहोगे, नया ही इशू करते रहोगे, पुराना बचा बचा वो तो सब बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली भी वो होता नहीं है ना। तो जब वो मैच ही नहीं हो रहा है किसी चीज से, तो फिर वो हटा ही दिया गया मेथड। वो तो बस एक मेथड बताया गया कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखिए वो फिजिबल नहीं है। आप ज्यादातर देखो, कोई भी चीज होती है आपके पास, जो पहले आता है पहले उसे ही कोई तो आप इशू करते हैं। लाइन लगती है तो भी यही होता है, सामान खरीदते हैं तो भी यही होता है, माल बनाते हैं तो भी यही होता है। तो इसलिए फीफो या वेटेड एवरेज मेथड बताया गया। तो हम पहले बात करते हैं फीफो मेथड की। देखिए फीफो मेथड में होता क्या है, जो पहले माल आया पहले वो जाएगा, है ना। जैसे पहले ये माल आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ऐसे अलग अलग। तो हम ये ऐसा एज्यूम करते हैं, हम ऐसा, मैं वर्ड क्या कह रहा हूं, एज्यूम करते हैं कि पहले ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है। तो जो बचा हुआ होगा वो कौन सा माल होगा, जो स्टॉक में होगा, वो लास्ट वाला बचा हुआ। इससे भी ज्यादा माल बचा है तो इसमें से होगा, ऐसा एज्यूम करते हैं। ऐसा सच्ची में हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? कई बार क्या होता है, माल इकट्ठा हो गया, मिक्स हो गया, अब हमारा वर्कर है, कभी वहां से उठा कर ले आया, कभी यहाँ से उठाया, तो फिजिकली जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो। मान लिया ऑयल है, ऑयल एक ड्रम में डलता है, पहले खरीदा ड्रम में डाला, दूसरा डाला ड्रम में डाला, मिक्स हो गया, तो फीफो कैसे लगाओगे आप? तो फिजिकली जरूरी नहीं है वैसा हो रहा हो, लेकिन हम एज्यूम ऐसा करेंगे कि ऐसा होता है, जो पहले माल आता है पहले वो जाता है। ऐसा एज्यूम करते हुए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर लेंगे। ठीक है, हाँ मुझे पता है। अब देखो फीफो में होता क्या है, आपका माल, जो जिस रेट का माल आपने खरीदा है, जनरली इन्फ्लेशन होता है, मालूम है आप लोगों को। मान लिया हमने पहले 2 रुपए का खरीदा, फिर 2 रुपए 5 पैसे का आ रहा है, 2 रुपए 15 पैसे का आ रहा है, 2 रुपए 20 पैसे का आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना।
तो हम क्या करेंगे, जब माल यूज करेंगे पहले 2 रुपए वाला यूज करेंगे, फिर 2 रुपए 5 पैसे वाला, फिर 2 रुपए 10 पैसे वाला। तो जो स्टॉक रखा हुआ होगा वो कौन सा रखा हुआ होगा, 2 रुपए 20 पैसे वाला। इससे क्या होगा, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर स्टॉक आता है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा आएगा, 2 रुपए 20 पैसे वाला। अब 2 रुपए 20 वाले पैसे वाला मतलब महंगा जब स्टॉक आएगा तो फिर वो प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा, है ना। तो अगर इन्फ्लेशन होता है तो फीफो मेथड से प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वो पुराने रेट की होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा मेथड होता है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड भी ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादातर वो भी चलता है। थोड़ा सा यूज करने में हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर वेटेड एवरेज इसलिए कि वेट को भी कंसीडर करते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर हमने 1000 किलो माल खरीदा, यहाँ पर हमने 1500 किलो माल खरीदा, तो उसको भी कंसीडर करके एक वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो ऐसा नहीं होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बहुत ही महंगा दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। तो 2 रुपए 20 पैसे अगर ये सारे रेट है तो उसका रेट 2 रुपए 12, 15 या 17 पैसे के आसपास ही आएगा, मैक्सिमम नहीं आएगा। वो एवरेज चलता चला जाता है। तो हमारे पास फीफो मेथड होता है, हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड होता है। अब वेटेड एवरेज और फीफो अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं किसी वजह से, तो कॉस्ट आप नहीं निकाल पा रहे हैं, मान लिया आपकी कॉस्ट ही निकालने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास दो मेथड और है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल मेथड। अब ये क्या मतलब है कि कॉस्ट निकालने में दिक्कत आ रही है। मान लिया आपका मेडिकल स्टोर है, वहां पर आपके पास 2 लाख तरीके की दवाइयां हैं। अब स्टॉक कैसे तो कैलकुलेट करोगे आप, और उसका कैसे प्राइस निकालोगे। आपकी रिटेल शॉप है, कपड़े की दुकान है, वहां पर एमआरपी पे माल चलता रह जाता है ज्यादातर, बहुत सारे सामान छोटा मोटा है। कन्फेक्शन शॉप है, टॉफी है, बिस्किट है, इतनी हजारों लाखों चीजें हैं, उसका आपका कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है कि आप स्टॉक मेंटेन करते हैं। हम नॉर्मल दुकानदार, तो कहां से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास अलग अलग और मेथड है, दो, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में क्या रहता है, हमें पता है कि माल जनरली इस प्राइस का आता है, तो हम उसी प्राइस पर उसे वैल्यू करते हैं, या बनता है तो लगभग उसी प्राइस पे बनता है, तो हम उसी प्राइस पे वैल्यू करते हैं। दूसरा है रिटेल मेथड। रिटेल मेथड क्या होता है, मान लिया हमारा सेलिंग प्राइस हमें पता है कितने का एमआरपी का माल हमारे पास, तो उसमें से हम कुछ परसेंटेज जो प्रॉफिट मार्जिन की वो लेस करके कॉस्ट निकाल लें। तो सीधा हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने की बजाय सेल प्राइस निकाल के उसमें से परसेंटेज प्रॉफिट लेस करके कॉस्ट निकालते हैं, तो वो रिटेल प्राइस मेथड हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एक ट्रेडर है, उसने 85,000 रुपीज में कुछ चीजें खरीदी है, ठीक है, और उसने 1,05,000 रुपए में कुछ चीजें बेची है। तो सारी यही वाली चीजें नहीं बेची है, कुछ चीजें खरीदी है 85,000 में, कुछ चीजें बेची है 1,05,000। एवरेज जो परसेंटेज है ग्रोस अप वो है 25% ऑन कॉस्ट, लगभग वो 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट लेता है। ओपनिंग स्टॉक भी उसके पास 15,000 रुपए का था। हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी, तो इसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक आपके पास 15,000 है, आपने परचेजेस कर लिया 85,000, तो आपके पास कॉस्ट कितना है, जो टोटल माल अवेलेबल है आपके पास, ऐसा कितना माल है, 1,00,000 का। इसमें प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मेरे को इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, तो 1,00,000 का 25% कितना होता है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,25,000। आपके पास 1,25,000 रुपए का माल अवेलेबल है सेल करने के लिए, ठीक है, इतना माल अवेलेबल है, और आपने इसमें से बेच कितना दिया,
1,05,000। तो 1,05,000 का माल बेच दिया आपने। अब क्योंकि आपके पास सामान ऐसा है कि आप है ना कैलकुलेट नहीं कर सकते, आकर इतने सारा माल है उसे देख नहीं सकते, इतना माल ये इस प्राइस का, इस प्राइस का, बहुत सारे अलग अलग प्राइस है। लेकिन आपको पता ओपनिंग स्टॉक पहले से इतना रखा था, इतना और खरीद लिया और इतनी सेल हो गई। तो आपके पास क्या पता चल गया, आपके पास 20,000 रुपए के सेलिंग प्राइस का क्लोजिंग स्टॉक है, ये पता चल गया। तो आप इस क्लोजिंग स्टॉक में से प्रॉफिट मार्जिन हटा दो तो कॉस्ट आ जाएगी। तो आपको पता है प्रॉफिट कॉस्ट पर है, सेलिंग प्राइस पर नहीं है। तो कॉस्ट पर प्रॉफिट, कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है 25, और सेलिंग प्राइस कितना है, तो ये 125 वाला सेलिंग प्राइस आपके पास अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, 20,000 को डिवाइड करेंगे 125, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा ही आपकी कॉस्ट आ जाएगी। या आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 4,000, वो 4,000 माइनस करके 16,000 आ जाएगा। तो ऐसे आप कॉस्ट निकालेंगे, ये रिटेल प्राइस मेथड है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कितने का माल था, कितना सेलिंग प्राइस से कितने का था, कितना खरीदा, कितना बेचा, और लास्ट में जो बचा उसमें से प्रॉफिट मार्जिन लेस करके कॉस्ट निकाल। ये बात समझ में आती है। तो ये रिटेल प्राइस मेथड है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, रिटेलर है और उसके पास बहुत बहुत तरीके का सामान है और इन्वेंट्री भी बहुत चेंजेस होती रहती है, तो उसके लिए यूज इम्प्रैक्टिकल है कि वो कोई और मेथड लगाए। वो केवल और केवल क्या मेथड लगा सकता है, रिटेल प्राइस मेथड ही लगा सकता है। ओपनिंग स्टॉक बता रखा है, परचेजेस बता रखा है, अब इसका अलग प्राइस है और इसका अलग सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट अलग है, सेलिंग प्राइस अलग है, और हमने जो सेल करी है वो हमें बता रखा है कितनी करी है। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक बताना है। अब ऐसे ही हमने पिछली बार की तरह, जैसे हमने पिछली बार किया था, हमने क्या करा था, ओपनिंग स्टॉक देखा था कितने का है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 10,000 यूनिट है, 50 रुपए का ना। तो कितना हो गया, ये 5 लाख का हो गया। इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 80 के हिसाब से 8 लाख। हमने फिर माल और खरीदा भी है, 1 लाख यूनिट खरीदी है 60 रुपए के हिसाब से, तो 60 लाख रुपए का खरीदा है ना। और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 1,00,00,100 रुपए के हिसाब से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 65 लाख रुपए का माल है जिसका सेलिंग प्राइस 1,08,00,000 है। ठीक है। अब हमने जो सेल करा है वो कितना करा है, 86,40,000, लेकिन वो तो सेलिंग प्राइस है, तो हमने सेलिंग प्राइस में से लेस कर दिया। अब सेलिंग प्राइस में से लेस कर दिया तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो सेलिंग प्राइस पे हमें हमारे पास आ गया 21,60,000 का। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है। अब हमें तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पर निकालना है, तो हम रिलेशन देखते हैं। अगर सेलिंग प्राइस ये है तो कॉस्ट ये, मिक्स कर दिया हमने, एक तरीके से वेटेड एवरेज भी मिक्स कर दिया कि भैया हमें तो नहीं पता ना कि कौन सा माल कितना बिका है, हमने ऐसा कर। तो कैसे आएगी कॉस्ट, 21,60,000 इंटू 65/108 करने से कॉस्ट आ जाएगी या नहीं, तो ये कॉस्ट आ जाएगी हमारे। तो हमारे पास 13 लाख रुपए आ गया, तो ये कॉस्ट आ गई। अब ये वैल्यूएशन हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि हम अपने स्टॉक को वैल्यू कर सके, तो हम इस मेथड से कर, ठीक है ना। बात समझ में आती है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, इसे जल्दी से कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ई लिमिटेड है, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये फर्नीचर बनाता है और स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से बनाता है, रॉ मटेरियल ऑर्डर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही खरीदता है। तो आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड रहेगा बढ़िया,
क्योंकि यहाँ पर वो स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए ही माल खरीदता है। So as the raw material as well as the finished goods are procured and manufactured as per the customer specification, हमारे लिए बेस्ट क्या है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। यहाँ पर फीफो या VTW लगाना ठीक नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, एफ लिमिटेड है, इनकी नॉर्मल कैपेसिटी है 6000 टन, इनके फिक्स्ड एनुअल ओवरहेड है 24000 और ये 5500 यूनिट ही बना पाए हैं, 5500 टन एट ए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मटेरियल, वो हमें बता रखा है। ईयर एंड में इनके पास 1800 टन का स्टॉक है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। जैसा कि हमने आज देखा था कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो तो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से ही होती है, लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं वो हम नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से रिकवर करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन हम एक्चुअल के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ ऐसा तो है नहीं एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन है, कमी है, तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से और वेरिएबल को तो एक्चुअल के हिसाब से वैल्यू करेंगे। तो हमारे पास कितना स्टॉक है? 1800 टन। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 1800 टन है ना। इस 1800 टन्स में मटेरियल कितना लगा होगा? 6 रुपए के हिसाब से, है ना। कितने का हो गया? 1800 इंटू 6, कितना आ गया? 10,000 लेबर, 7200। यहां लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड है 24,000। तो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए हमने क्या बात करी थी? नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से। नॉर्मल कैपेसिटी हमारी कितनी है? 6000 टन। तो पर टन का क्या खर्चा सोचा होगा हमने? 24,000 डिवाइड बाय 6000, है ना। और अब हमारे पास 1800 टन का है, तो कितना हो गया? 7200। तो टोटल कितने का आ गया? 25,200। तो ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन है? इसे भी नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि हमारी कॉस्ट क्या होगी, कैसे निकलेगी, उसके अंदर क्या क्या आएगा, कौन से मेथड लगेंगे। हम कॉस्ट और किससे चेक करते हैं? नेट रिलायजेबल वैल्यू, जो भी कम होती है। तो दूसरी चीज क्या आती है? नेट रिलायजेबल वैल्यू। नेट रिलायजेबल वैल्यू क्या होता है? कोई भी चीज बेचेंगे तो जो बिकेगी कितने में, सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। तो नेट रिलायजेबल वैल्यू का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। जैसे माल हमारा यहाँ रखा है, माल यहाँ बिकता नहीं, दिल्ली जाकर बिकता है, यहाँ से माल दिल्ली ले गए, वहां बेचा, तो जो आने जाने का रास्ता है वहां पर जो खर्चा हुआ वो माइनस होगा, मान लिया सेलिंग कमीशन है वो माइनस होगा, तो हमारी जेब में जो पैसा आएगा वो होता है नेट रिलायजेबल वैल्यू। तो नेट रिलायजेबल वैल्यू पर हमारा माल कंपेयर जो करेंगे कॉस्ट को, किससे करेंगे? नेट रिलायजेबल वैल्यू से, ठीक है। और नेट रिलायजेबल वैल्यू का एस्टिमेशन कैसे किया जाएगा? तो क्योंकि जो हमारे पास स्टॉक है उसका नेट रिलायजेबल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नेट रिलायजेबल वैल्यू of the material and other supply held for use in production of finished goods is estimated as under. If finished product in which raw material and supply used is sold at cost or above cost, वही वाली बात है कि अगर रॉ मटेरियल है या WIP है हमारा और हमारा फिनिश गुड्स ज्यादा में बिक रहा है, तो हम मानेंगे कि हमारी नेट रिलायजेबल वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा ही है, तो कोई टेंशन नहीं है, कॉस्ट पे वैल्यू कर लो। अगर हमारा फिनिश गुड्स जिसमें
हमारा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो कॉस्ट से कम बिक रहा है, तो ही हमें रॉ मटेरियल के नेट रियलाइजेबल वैल्यू का पता लगाने की जरूरत है, वरना हमें कोई जरूरत है ही नहीं। और हम क्या करेंगे वैल्यूएशन, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। इलस्ट्रेशन नंबर 9, हमारे पास 10,000 बैग हैं सीमेंट के और हमने 180 रुपए के हिसाब से खरीदे हुए हैं। ये स्टॉक इन ट्रेड हो गया, क्योंकि जो माल हम खरीद कर बेचते हैं ऐसे ही वो स्टॉक इन ट्रेड होता है, और 180 रुपए के हिसाब से हमने खरीद रखा है। हम बेचते हैं इसे कितने में, 187 में बेचते हैं। तो 187 में बेचते हैं और 180 में खरीदा, तो एक तरीके से सेलिंग प्राइस तो 180 है, 87 है, बट ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, और सेलिंग एक्सपेंस कितना है, तो 187 में से 10 रुपए का, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या आ गया, तो कॉस्ट या वन, कॉस्ट है 180, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 177, दोनों में से कम क्या है, तो 177 पे वैल्यू करेंगे, सिंपल, कोई टेंशन नहीं इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 10, हमारे पास जो माल है वो 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट है और हमारा 10 रुपए के हिसाब से बना, ठीक है। हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, तो यही कम है, जब सेलिंग प्राइस ये कम है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो और भी कम होगी, और कमीशन कितना है 5, तो 8 रुपए में से 5% लेस कर दो, कितना आ जाएगा 7 रुपए 60 पैसे, तो उसको 1000 यूनिट को 7 रुपए 60 पैसे के हिसाब से वैल्यू करेंगे, तो 7600 की वैल्यू, कॉस्ट है 10,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 7600, तो 7600 पे ही वैल्यू करेंगे, ठीक है। अब जो कंपैरिजन होता है वो हमारे पास एक ही टाइप का माल नहीं है, अगर बहुत सारे टाइप का माल है तो हमारे पास ऑप्शन है, हम आइटम वाइज आइटम कंपैरिजन करें, मान लिया 10 आइटम है तो एक एक आइटम को अलग अलग कंपेयर करें, या हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग मेथड कर सकते हैं, जो एक जैसा माल है उसको ग्रुप करके वैल्यू कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो आइटम है, आइटम 1 और आइटम 2, आइटम 1 50,000 की है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 45, तो दोनों में से कम क्या है, तो 45 पे वैल्यू करेंगे। दूसरी आइटम 20,000 की कॉस्ट है, 24,000 नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, तो किस पे वैल्यू करेंगे, 20 पे, तो हमारा डब्ल्यू जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन है कितना आ जाएगा 65। ये क्या मेथड है, आइटम वाइज आइटम मेथड। लेकिन अगर ये एक ही चीज को बिलोंग करते हैं, मतलब ग्रुप सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप का माल है सबको जोड़ दो, लेकिन अगर ये एक ही टाइप का माल है और मान लिया दोनों ही हमारे पास जो है लकड़ी का काम है, दोनों ही अलग अलग टाइप की लकड़ी है, या लोहे का काम है, दोनों ही लोहा है एक जैसा, मतलब मिलती जुलती आइटम है, ग्रुप सेम है, तो इन दोनों का टोटल कर सकते हैं, तो कॉस्ट क्या आ रही है 70 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या आ रही है 69, तो इन दोनों में से कम क्या है, तो 69 पर वैल्यू होगा उस सिचुएशन, ठीक है। तो आइटम वाइज आइटम मेथड भी हो सकता है और ग्रुपिंग मेथड भी हो सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 11, यहां पर क्या है, हमारे पास चार टाइप का माल है, ग्रुप दो है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो अगर हम ग्रुपिंग मेथड से करेंगे तो केवल आइटम नंबर 1 और 3 को मिक्स करेंगे, 2 और 4 को मिक्स करेंगे, और इनका यूनिट्स, कॉस्ट प्राइस, रियलाइजेशन वैल्यू और उस पर खर्चे सब बता रखे हैं। तो आपको आइटम वाइज आइटम मेथड से करना है और ग्रुपिंग मेथड से करना है, करिए दोनों मेथड से क्वेश्चन को, फिर मैं चेक कराता हूँ आपने ठीक किया या नहीं। देखिए जब हम आइटम वाइज आइटम चेक करेंगे तो जो ए है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है 10,000,
और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 120 है, लेकिन उस पर 8.33% का एक्सपेंस है, तो वो कितने का पड़ रहा है आपको? 11,000 का। तो कॉस्ट है 10,000 और नेट रिलीजेबल वैल्यू है 11,000, तो दोनों में से कम क्या है? कॉस्ट 10,000, तो हम 10,000 पे वैल्यू कर देंगे। ऐसे ही हमने सबको चेक करा अलग अलग और आपका आंसर आ जाएगा 188,900। इसमें कोई टेंशन है किसी को? अगर हम ग्रुपिंग मेथड करते हैं तो ए और बी को ऐड कर देंगे, ए और बी को अलग अलग। तो ए में आर्टिकल नंबर 103 है, उसकी कॉस्ट को ऐड करेंगे 55, उसका नेट रिलीजेबल वैल्यू ऐड करेंगे 53,900, तो 53,900 आएगा उसका। और ग्रुपिंग बी में 140, 1,40,400, तो 140 दोनों को मिलाकर हमारा आएगा 193,900। तो अगर हम ग्रुपिंग मेथड करते हैं तो कई बार थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आता है, क्योंकि हमारा ग्रुपिंग में कुछ एक एक आइटम कम पे नहीं आ रही, ऑफसेट हो जाती। दोनों मेथड समझ में है? आंसर आपका यही आया था दोनों का। कुछ पूछना है इसमें? अब हम बात करते हैं, माल हमारे पास रखा हुआ है, मटेरियल एंड अदर सप्लाई हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। वो हमारी बार बार तीसरी चौथी बार यही बात हो रही है कि जो भी हमारे पास WIP या रॉ मटेरियल है, अगर वो माल इस्तेमाल होने के लिए रखा है और फिनिश गुड ज्यादा में बिक रहा है, तो उसे कभी भी हम कॉस्ट से कम में वैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है, उसे कॉस्ट से कम नहीं करेंगे अगर सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हमारा ज्यादा है, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट से, तो हम कभी भी उसे कॉस्ट से कम में वैल्यू नहीं करेंगे। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमें क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? आपको ये बताना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसी आप क्या अपनाते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और साथ साथ आपको कॉस्ट फॉर्मूला बताना है कि आप फीफो मेथड यूज करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं, रिटेल मेथड यूज करते हैं, वो सब आपको बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा इन्वेंट्री कितने की है और उसका क्लासिफिकेशन बताना पड़ेगा, उसके अंदर क्या क्या है, कितना रॉ मटेरियल है, कितना WIP है, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स और अदर हैं, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 12 में, आप बताइए इन सब चीजों को कैसे प्रेजेंटेशन होगा एज पर AS2, मतलब इन्वेंट्री पर। इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक हमने पढ़ा था, लाइव स्टॉक पर AS2 अप्लाई नहीं होता है, एग्रीकल्चर पर भी अप्लाई नहीं होता, मिनरल ऑयल पर भी अप्लाई नहीं होता, और फाइनेंशियल असेट हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड उस पर भी अप्लाई नहीं होता। तो ये इन सब चीजों पे अप्लाई नहीं होता, तो AS2 के दायरे से बाहर है ये चीज। इलस्ट्रेशन नंबर 13, RCC लिमिटेड शो इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रिलीजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ये बात तो ठीक है, उसके लिए इन्होंने लीफो मेथड अपनाया, ये ठीक नहीं है ना, क्योंकि लीफो मेथड अलाउ नहीं है। या तो फीफो लगाइए या वेटेड एवरेज लगाइए, अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड वाला सिचुएशन नहीं है तो ये ठीक नहीं करा इन्होंने, लीफो मेथड अपनाया। तो कंपनी की पॉलिसी लोअर ऑफ कॉस्ट नेट रिलीजेबल वैल्यू, ये तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जो AS2 में फीफो मेथड या वेटेड एवरेज की जगह लीफो मेथड यूज करा है, तो ये ठीक नहीं है ना। दूसरा ये कह रहे हैं नेट रिलीजेबल वैल्यू इन्होंने मार्केट प्राइस लिया है, वो भी मार्केट प्राइस भी ठीक नहीं है, उसमें से हमें सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करना है, तो दो चीजें गड़बड़ करिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? इलस्ट्रेशन नंबर 14, कैपिटल केबल्स है, उनका नॉर्मल वेस्टेज है 4%, इन्होंने 12,000 टन माल लगाया है, 150 पर मेट्रिक टन, MT का मतलब मेट्रिक टन होता है, तो इन्होंने 150 पर मेट्रिक टन के हिसाब से 12,000 मेट्रिक टन का इस्तेमाल किया। At the end of the year, 630 metric ton of wastage was in the stock. The accountant wants to know how this wastage is to be treated in the books. और हमें बताना है कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का क्या होगा और हम कैसे एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे। देखिए, हम लोग एबनॉर्मल लॉस को कभी भी
इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं लेते। और नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो हमें पहले से पता होता है और सबके साथ ही होता है, उससे हम अपनी कॉस्ट को बढ़ा लेते हैं। हमारे पास एक पहले क्वेश्चन आया था, उसमें भी हमने यही करा था। अब क्या है कि हमारा जो इनपुट है वो है 12,000 मेट्रिक टन। तो इसमें हमारा नॉर्मल लॉस क्या है, 4%। तो 12,000 का 4% कितना होता है, 480 नॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है वो कितना आना चाहिए, 11,520। लेकिन ये कह रहे हैं माल खराब हो गया ज्यादा, 630। लॉस कितना हुआ है, 630 मेट्रिक टन। इसमें से नॉर्मल लॉस कितना है, तो बाकी का कितना है एक्स्ट्रा, 150 मेट्रिक टन। ये एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल लॉस हमारा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। अब इसके लिए हमने एक पहले क्वेश्चन किया था, उस समय भी मैंने बताया था कि हमारे पास दो तरीके से इसे करने का मेथड रहता है। एक तो ये कि मैं इसमें ये करूं कि भैया मैंने 12,000 मेट्रिक टन खरीदा है, कितने का, 18 लाख का, ना। इसमें से मैं नॉर्मल लॉस माइनस कर दूं। नॉर्मल लॉस है मेरा 480, उसका सेलिंग प्राइस कुछ है नहीं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 11,520 मेट्रिक टन की मेरी कॉस्ट कितनी आई, 18 लाख। ठीक है, तो मेरी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, 18 लाख डिवाइड बाय 11,520, 156.25 ना। मैं एबनॉर्मल लॉस को इसी प्राइस पर वैल्यू कर दूं, कितना आ गया, ये एबनॉर्मल लॉस है, P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, जैसा उसमें किया था, लेकिन उस समय भी मैंने कहा था ऐसा ज्यादा ठीक है कर। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 12,000 मेट्रिक टन हमने लगाया 18 लाख का, इसमें से जो 150 टन हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया है ना, उसे हटा दें। तो 150 इंटू 150 कर दो, 150 के हिसाब से खरीदा था ना हमने, कितने का हो गया, 22,500। ये हटा दिया, और ये एबनॉर्मल लॉस हटा दिया, और नॉर्मल लॉस हो गया हमारा 480, वो भी हटा दिया। लेकिन उसका कोई प्राइस हमने हटाया नहीं, क्योंकि नॉर्मल लॉस अगर स्क्रैप में बिक रहा होता तो ही लेस करते वो अमाउंट स्क्रैप वाले। तो हमारा आउटपुट कितना हो गया, 11,370, है ना। और अमाउंट कितना आ गया, कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गया, हम्म। तो देखिए बहुत थोड़ा सा फर्क आया। असल में क्या होता है कि जो हमारा माल एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो किस टाइप का है, शुरू में ही खराब हो गया या बाद में खराब हुआ, है ना। तो क्वेश्चन में और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि वो हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई। लेकिन अगर मान लिया स्टार्टिंग में ही हमें पता है खराब हो रहा है और उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ, रॉ मटेरियल की तरह ही खराब हो रहा है, तो हमने उसको यहाँ पर वैल्यू करा है, ध्यान से देखो तो
रॉ मटेरियल के वैल्यू पे ही 150 पे ही वैल्यू कर दिया, लेकिन अगर उस पर थोड़ा सा काम हुआ है ज्यादा तो हमने उसको रेट थोड़ा सा उसका बढ़ा दिया। तो एबनॉर्मल लॉस दोनों तरीके ठीक है, लेकिन ज्यादा मुझे ये बेहतर लगता है अगर वो थोड़ा सा काम होने के बाद में खराब हुआ, लेकिन मान लिया उस पर ज्यादा काम हुआ ही नहीं, तो बताओ एक चीज खराब हो रही है, वेस्ट हो रही है, और वो 150 वाली चीज को भी महंगा करके आप बता रहे हो 156 रुपए, तो लेकिन वो तभी है ना जब उस पर कोई लेबर वगैरह या कोई थोड़ा बहुत और काम हुआ है। और अगर हमें लेबर वगैरह का वैल्यू भी दिया हुआ है, उसके बाद में खराब हुआ है, तो वो सब जोड़ने के बाद ही हम खराब करेंगे। तो ये ठीक है जो हमने किया है, दोनों ही मेथड ठीक है, आपको जो ज्यादा सही लगे। स्टडी मटेरियल में भी देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल में जो कर रखा है वो भी हम उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे स्टडी मटेरियल में अगर हम देख रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल में भी मेथड क्या कर रखा है इन्होंने, ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में जो वैल्यूएशन है रॉ मटेरियल की बढ़ा दी है, जो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया है। बढ़ाने का सेंस क्या है कि इन्होंने ऐसे कर रखा है, हम क्या कर रहे हैं, जो रेट है एबनॉर्मल लॉस का वो बढ़ा रहे हैं। ये यहाँ पर तो क्या करा हमने, एबनॉर्मल लॉस को उसी प्राइस पर लिखा जितने में खरीदा, लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस को महंगा करा। तो जो मैंने ये वाला मेथड बताया इसी के हिसाब से कर, है ना। देखो अगर हमने खरीदा कितने रेट से है, 1000 रुपए के हिसाब से, है ना। तो ये जो मेथड है ये वाला, इसमें जिस रेट से खरीदा उसी के हिसाब से एबनॉर्मल लॉस वैल्यू हो रहा है। 150 में खरीदा तो 150 में, लेकिन यहाँ पर क्या है, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू थोड़ी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई है, तो यहाँ पर भी बढ़ा दिया है इन्होंने। खरीदा 1000 है लेकिन वैल्यूएशन कर रहा है 1052 रुपए की, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही करिएगा एग्जाम में भी, ठीक है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे मशीनरी आपके पास अगर मशीनरी वगैरह के स्पेयर पार्ट्स हैं जो केवल उस फिक्स्ड एसेट वगैरह में ही यूज होंगे, तो उसे स्टॉक इन ट्रेड नहीं मानेंगे, उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानेंगे और वो AS10 में आएगा। अगर हाई प्रोडक्शन है तो फिक्स्ड ओवरहेड को भी एक्चुअल प्रोडक्शन से लेंगे, ना कि नॉर्मल प्रोडक्शन से। स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट को हम इन्वेंट्री में नहीं लेते हैं। वारंटी एक्सपेंसेस आफ्टर सेल वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट होता है, क्योंकि हमने वारंटी दे रखी है, हमें पता है इतना खर्चा होगा ही, वो कॉस्ट का पार्ट होगा। और रॉयल्टी वगैरह भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट होगा, जो रॉयल्टी प्रोडक्शन बेस्ड है, सेल बेस्ड नहीं। सेल करने पे रॉयल्टी देते वो नहीं, प्रोडक्शन करने पे रॉयल्टी देते वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। बाय प्रोडक्ट को हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर वैल्यू करते हैं, या हम मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से लेस भी कर देते हैं, हमने क्वेश्चन किया था। एक्साइज ड्यूटी हमारा कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। इन्वेंट्री नेट ऑफ सेनवेट क्रेडिट, मतलब ITC जिस पे भी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है वो सब चीजें माइनस कर देते हैं, उसे हम कॉस्ट का पार्ट नहीं लेते, जैसे GST में ITC मिल जाता है वो भी। फॉर बायर गुड्स इन ट्रांजिट को हम इन्वेंट्री में लेंगे अगर रिस्क ट्रांसफर हो गया तो। मान लिया हमने माल खरीदा, अभी माल मिला नहीं रास्ते में, तो अब ये देखो अगर माल रास्ते में खराब हो गया तो लॉस किसका होगा। अगर लॉस सेलर का होगा तो वो हम परचेजर के लिए परचेजिंग में नहीं आएगा, इन्वेंट्री में नहीं आएगा, सेलर की इन्वेंट्री में। लेकिन रास्ते का माल खराब हो गया, परचेजर का लॉस होगा, तो वो परचेजर अपनी इन्वेंट्री में लेके आएगा, मतलब रिस्क ट्रांसफर हुआ या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। मटेरियल अगर आपने लोन पर दिया है तो उसको आप इन्वेंट्री में ना दिखाकर लोन में दिखाइए। इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट हम कॉस्ट को जो बांटते हैं किसी सुटेबल बेसिस से बांटते हैं, और सबसे बढ़िया सुटेबल बेसिस होता है सेलिंग प्राइस ऑन स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जब वो अलग अलग हो रहे होते हैं प्रोडक्ट, उस समय के सेलिंग प्राइस पर हम बांटते हैं। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू हर बैलेंस शीट डेट पर हम वैल्यू करते हैं और कंपैरिजन करते हैं। तो ये AS2 था जो पिछली क्लास और इस क्लास में मिलाकर हमने कंप्लीट किया। काफी बड़ा और अच्छा AS है।
न्यूमेरिकल भी काफी है, इसको आप अच्छे से करेंगे ताकि एग्जाम में आए तो आप उस क्वेश्चन को